हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन हैं और खूब सारे मज़े कर रहे हैं, क्योंकि मज़े करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी क्लास 10th में जो आपकी इकोनॉमिक्स की बुक है उसमें चैप्टर 1 की, जिसका नाम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। जब यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू कंपेयर, तो कंपेयर यानी कंपैरिजन की बात हो रही है। और हम कंपैरिजन जब भी करते हैं तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले कंपैरिजन करने के लिए एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स हों मिनिमम, जिनमें हमें कंपैरिजन करना हो, राइट। या फिर दूसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि कोई एक बेस हो जिसके आधार पर, है ना, कोई एक ऐसा कह लीजिए कि पॉइंट होना चाहिए जिसके बेस पर हम जो है कंपैरिजन करेंगे। फॉर एग्जांपल, हाइट के बेस पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि दोनों स्टूडेंट हैं ए और बी, है ना, इन दोनों में किसकी हाइट ज्यादा है, तो कंपैरिजन हो सकता है। हाइट के बेस पे नहीं करना है तो अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए कर सकते हैं कि दोनों में से अच्छी इंग्लिश कौन बोलता है। तो कोई ना कोई एक स्केल होना बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बेस पे हम कंपैरिजन करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि जब हम 2 कंट्रीज की बात करें या 2 से ज्यादा कंट्रीज की बात करेंगे, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, तो चाहे हम स्टेट का कंपैरिजन करें इंडिया में, है ना, क्योंकि इंडिया जो है वो ज़्यादा फैमिलियर है हमारे लिए, या हम अलग अलग कंट्रीज़ का कंपैरिजन करें जिसमें से एक इंडिया है, मान लेते हैं दूसरी जो है वो श्रीलंका है, पाकिस्तान है, कोई भी हो सकती है XYZ। तो हमें कंपैरिजन करना किस बेसिस पे है, स्केल क्या हम डिसाइड करेंगे, इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमें स्केल समझ में आ जाएंगे तो हम आसानी से कंपैरिजन कर लेंगे। लेकिन जब हम स्केल की बात कर रहे हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि आखिर हमारा गोल क्या है, हमारा इंटेंशन क्या है, हम कंपेयर करना क्यों चाह रहे हैं। क्योंकि हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि कौन सी कंट्री है वो ज़्यादा डेवलप है, कौन सी कंट्री है वो अंडर डेवलप है। तो इसलिए इस टॉपिक को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स स्टार्ट। लिखा हुआ है द आइडिया ऑफ कंपेयरिंग कंट्रीज और स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट कैन बी कॉम्प्लेक्स। वाई कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा क्योंकि डेवलपमेंट तो सबके लिए अलग अलग होते हैं। हम इस पे बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में कि आपके लिए डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो अलग हो सकता है कंट्री के लिए, कि आप किसी कंट्री के डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं, मेरे लिए अलग हो सकता है। तो जब हमारे आइडियाज में इतना कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, तो फिर डेवलपमेंट के बेसिस पे, मतलब डेवलपमेंट को बेस बना के कंट्रीज को कंपेयर करना ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है। As development might mean different things to different people. Typically, countries are labeled as more developed or less developed based on a certain criteria. इस क्राइटेरिया को ही हमें समझना है कि वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसके अंडर हम ये डिसाइड कर पाए क्या कि कौन सी कंट्री जो है मोर डेवलप्ड में आएगी और कौन सी कंट्रीज जो है वो लेस डेवलप्ड के अंदर आती है। होता ये है ना कि हम कहते हैं कि कंपैरिजन करना चाहिए, बाकी एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि कंपैरिजन से हमें बचना चाहिए। लेकिन ये एक पर्सपेक्टिव की बात है, नज़रिए की बात है कि हम किसी चीज़ को कैसे देखते हैं। एक तरफ कंपैरिजन से हीन भावनाएं आ सकती हैं, है ना। कोई जो है, मान लीजिए आप 5 दोस्त हैं, 5 फ्रेंड्स, और उनमें से एक आप भी हैं, और आप दोस्तों के बीच में अगर कंपैरिजन होने लग जाए कि कौन बेस्ट प्लेयर है क्रिकेट में, तो बाकी जो बेस्ट प्लेयर नहीं है, फॉर एग्जांपल बैटिंग करने के लिए अगर कोई बेस्ट नहीं है, कोई कमज़ोर हो सकता है ना, किसी की बॉलिंग अच्छी है, किसी की बैटिंग अच्छी है, हो सकता है ऐसा, तो किसी के अंदर हीन भावनाएं आ जाती है कि यार मुझे तो खिलाते ही नहीं है, मुझे में तो इंटरेस्टेड ही नहीं है बाकी के मेरे फ्रेंड लोग कि मुझे भी टीम में पार्टिसिपेट करने दें। तो वहीं दूसरी तरफ ये हमें मोटिवेट भी करता है कंपैरिजन आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर समझिए। टू मेक कंपैरिजन्स फेयर एंड मीनिंगफुल इट्स इसेंशियल टू कंसिडर वेरियस फैक्टर्स। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो कंपैरिजन है वो मीनिंगफुल हो, ऐसा ना हो कि बस हमने ऐसे ही किसी भी बेस
कोई भी स्केल ले लिया एंड कंपेयर कर दिया कि हमने जैसे देख लिया कि वर्ल्ड मैप लेके आओ, देखो किसका शेप अच्छा लग रहा है, उस कंट्री को हमने बोला ये इसका शेप बढ़िया है, इसको डेवलप्ड कंट्री। ऐसा नहीं होता ना, तो मीनिंगफुल होना चाहिए। एसेंशियल टू कंसिडर वेरियस फैक्टर्स, और हमें इसके लिए ये बहुत अनिवार्य है, बहुत एसेंशियल है कि बहुत सारे फैक्टर्स पे हम ध्यान दें। चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए अब कुछ की पॉइंट्स पे हम आते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है कंपेयरिंग बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, जरा इसको समझिए। लिखा हुआ है लाइक स्टूडेंट्स हु कैन डिफर इन टर्म्स ऑफ हाइट, हेल्थ और इंटरेस्ट, कंट्री कैन ऑल्सो बी डिफरेंट इन मैनी वेज। फॉर एग्जाम्पल कंट्री माइट हैव अ हायर लिटरेसी रेट बट अनदर माइट एक्सेल इन हेल्थ केयर। दो कंट्री है ए और बी। कंट्री ए जो है वहां पे जो आप देखेंगे कि फाइनेंशियली वो लोग बहुत आगे हैं कंट्री बी से, लेकिन कंट्री बी जो है अगर हम वहीं पे देखें तो वहां पर जो लोग हैं वो फिट बहुत ज्यादा हैं, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी है, वहीं कंट्री ए में ऐसा नहीं है। तो अब आप किसे ज्यादा डेवलप मानेंगे, कंट्री बी को या कंट्री ए को? समझिएगा ध्यान से। आगे लिखा हुआ है टू कंपेयर वी नीड टू डिटरमाइन विच एस्पेक्ट्स आर रेलेवेंट, just like how we compare students based on specific purposes, selecting the best for a sports team or a debate competition। पर्पस डिसाइड करना है कि हमारे कंपेयर करने का पर्पस क्या है। अगर आप एक स्पोर्ट्स टीम के सिलेक्शन के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं स्टूडेंट्स के बीच में, तो फिर आपको ऐसे स्टूडेंट को लेना होगा जिसकी क्या अच्छी है, पर्सनालिटी, मतलब कंपेयर करें तो पर्सनालिटी मैच हो जाए, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन होना चाहिए, ठीक है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होनी चाहिए, तभी तो उसे सिलेक्ट किया जाएगा। जिसकी लैंग्वेज अच्छी है उसको आप स्पोर्ट्स में लेके क्या करेंगे? वहीं पे डिबेट कंपटीशन में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो डिबेट कंपटीशन के लिए तो अब वहां वाद विवाद होने वाला है, तो वहां पे एक ऐसे स्टूडेंट को सिलेक्ट करना जो बैट्समैन बहुत अच्छा है, क्या ये सही सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। तो पर्पस ही जो है वो क्लियर करता है कि कंपैरिजन जो है वो किस बेस पे किया जाए, स्केल्स क्या डिसाइड किए जाएं, ठीक है। तो हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है ये जानना, ये पहचानने की कोशिश करना कि कौन सी कंट्री जो है वो डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री है जो अंडर डेवलप, ठीक है, या डेवलपिंग कंट्रीज, बीच में भी एक और टर्म जुड़ा हुआ है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, मैं ज़्यादा आपको घुमाऊंगा नहीं, कंफ्यूज नहीं करता हूं, मैं क्लियर कर देता हूं आपके दिमाग में कि एक्चुअली हम किन बेसिस पे कंपेयर करने वाले हैं। ओके, तो मुझे बताइए कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी देश की जो ज़रूरतें हैं, जो उसकी नीड्स हैं, उनको फुलफिल जो कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। एंड मैक्सिमम रिसोर्सेज जो हैं वो हम कैसे गेन कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं? जब हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। तो एक सबसे बड़ा जो स्केल है जिसके बेसिस पे हम मेजर करने वाले हैं कि कोई कंट्री जो है वो डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, वो स्केल क्या होने वाला है? हमारा मनी। ओके, और अच्छे से समझते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है चूजिंग अ क्राइटेरिया। अभी क्राइटेरिया को चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यूजुअली इनकम इज टेकन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट व्हेन कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, ठीक है। फिर आगे ये भी लिखा है इनकम इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फंडामेंटल इंडिकेटर्स एज हायर इनकम मींस पीपल हैव एक्सेस टू बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड गुड्स। आप मुझे बताइए कि हम लोगों से मिलके देश बनता है ना, जो भी पीपल्स होते हैं, है ना, जो भी नागरिक हैं देश के, किसी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, वही मिलके तो क्या बना रहे हैं? कंट्री बना रहे हैं, राइट। तो अगर हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बेटर है तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली जो हमारी कंट्री है वो डेवलप होने लगेगी, डेवलपिंग कंट्रीज में आ जाएंगे हम, या डेवलप्ड कंट्रीज में आ जाएंगे। तो ऐसा होगा किस बेस पे? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को एंजॉय कर पाएँ, उनका यूज कर पाएं। और वो कब होगा? कोई भी रिसोर्स आप ले लीजिए XYZ, वाटर से लेके आप कह लीजिए कि आपके रहने के घर तक के, इवन आपको कहीं ट्रैवल करना है तो सब जगह क्या लगता है? मनी लगता है, पैसे लगते हैं, राइट। तो ये जो पैसे हैं, जो मनी है, इनकम जो है, जितनी ज्यादा हमारी इनकम होने वाली है एज एन इंडिविजुअल, उतना ही ज्यादा क्या होने वाला है?
हमारे लिए हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बेटर होने वाली है, राइट। तो इसीलिए जो इनकम है उसको लिया गया है सबसे इंपॉर्टेंट स्केल के फॉर्म में, किस बेस मतलब किस चीज के लिए, कंपेयर करने के लिए अलग अलग कंट्री को या स्टेट्स को। ओके, क्यों? क्योंकि ऐसा माना गया है कि ये फंडामेंटल इंडिकेटर है जो ये बताता है कि अगर आपकी हायर इनकम है, इसका मतलब है कि लोग जो है वो एक्सेस कर सकते हैं आप बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स को और गुड्स को यानी प्रोडक्ट्स को। क्योंकि 95 से ज्यादा % जो रिसोर्सेज हैं जो आपकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं वो आपके पैसे से ही आएंगे, राइट। ओके, लेकिन यही सब कुछ नहीं है, आगे समझेंगे हम। इसके बाद में लिखा हुआ है इनकम एज अ measure. The income of a country refers to the total income of all people. अब यहाँ पे भी एक आप देखेंगे कि ये भी एक कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक कंट्री है ए, एक कंट्री है बी, एक कंट्री है सी, है ना। मैं लिख देता हूं आपके सामने। एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है और एक कंट्री सी है। अब अगर मैंने जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूं कि कंट्री ए जो है उसकी जो इनकम है कंट्री ए की, वो मान लीजिए कि कितनी है, 500 करोड़ पर एनम, ठीक है। बी की अगर मैं बात करूं तो इसकी है 600 करोड़ पर एनम और सी की जो है वो है 450 करोड़ पर एनम अभी के लिए, है ना, यूएस डॉलर में। तो अब मुझे बताइए आप कि इन तीनों कंट्रीज में जब हमने ये पता कर लिया कि टोटल इनकम यहां पे इन कंट्रीज की क्या क्या है, तो ये भी कोई परफेक्ट मेजरमेंट तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ये पूरी कंट्री की है, तो हो सकता है ना इस कंट्री के 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास में 90% अमाउंट है इसमें से, इट इज पॉसिबल। और ये जो बी कंट्री है इसमें यहाँ के जो 60% लोग हैं उनके पास में 30% अमाउंट है इसमें से। ऐसे ही सी के साथ ले लीजिए, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अमाउंट उनकी इनकम हो सकती है। तो पूरी कंट्री को हम कैसे मान लें कि पूरी की पूरी कंट्री ही डेवलप्ड है, जबकि कुछ ही लोगों के पास पैसा है ए के लिए। तो ऐसे में यहाँ पे इस चीज को समझिएगा, टोटल इनकम ऑफ पीपल ऑफ ऑल पीपल यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज द पर कैपिटा इनकम। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है पर कैपिटा इनकम निकालना। अब वो कैसे निकलती है, देखिए बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। पर कैपिटा इनकम को हिंदी में कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, यानी पर पर्सन इनकम क्या है। अब मान लेते हैं कि हम बात करते हैं हमारे इंडिया की, ठीक है। तो मैंने ये एक छोटा सा इंडिया बनाने की यहाँ पे कोशिश की है, ठीक। मान लीजिए कि ये जो है ये हमारा इंडिया है, ठीक। अब इस इंडिया में आप समझिएगा कि हमारी जो कंट्री है यहाँ पे टोटल कितने हैं, 140 करोड़ लोग, ये हमारी पॉपुलेशन है, राइट। अब 140 करोड़ लोग हैं, ये हमारी पॉपुलेशन है, और हमारी जो टोटल इनकम आएगी, है ना, कोई भी अमाउंट आ सकता है ना। मान लेते हैं कि जो टोटल अमाउंट आया है वो आया है 140 मिलियन 140 लाख करोड़, ठीक। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें ये करना है कि पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए ये जो टोटल अमाउंट है इसको नंबर ऑफ पीपल से, पॉपुलेशन से डिवाइड कर देना है, तो हमारी पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगी। इतना सिंपल है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मान लीजिए 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोग हैं, और उन 5 लोगों में, इसको एक एग्जांपल से बताता हूं, देखिए कितने अच्छे से आपको समझ में आएगा। बस वेट फॉर अ सेकेंड, इसको समझना इंपॉर्टेंट है इसलिए, है ना। एक और चीज भी इससे आपको समझ में आ जाएगी। देखिए मान लीजिए कि 5 लोग हैं, ए बी सी डी और ई, ठीक है। अब ये जो है ये कंट्री एक्स है और ये जो है ये कंट्री वाई है, ठीक।
तो मंथली इनकम की हम बात कर रहे हैं ना, तो एक्स के लिए अगर मैं बात करूं तो एक्स की जो मंथली इनकम है वो है 9,500, ठीक। बी की अगर मैं बात करूं तो बी की इनकम है 9,800, ये आपकी बुक में दिया हुआ एग्जांपल। सी की अगर मैं बात करूं, कंट्री एक्स पे अभी हम चल रहे हैं ना, तो सी की अगर मैं बात करूं तो इसकी इनकम है 10,200। डी की अगर मैं इनकम की बात करूं तो इसकी इनकम है 10,500। ओके, अब ये हो गया 10,500, 9,500 मीन्स 20,000, ये भी 20 हो गया, और ई की इनकम है 10,000। ओके, और टोटल इनकम अगर मैं बात करूं तो वो कितनी आ जाएगी, 50,000 एवरेज। एक सेकेंड, 50,000। वहीं अगर मैं वाई की बात करूं तो जो ए पर्सन है, वाई कंट्री में जो ए पर्सन है एक, उसकी अगर मैं इनकम की बात करूं तो वो कमाता है 500 पर मंथ, ये आपकी बुक में है ना एग्जाम्पल। बी वाला भी कमाता है 500, सी वाला भी कमाता है 500 पर मंथ, डी वाला भी कमा रहा है 500 पर मंथ, और ई वाला कमा रहा है 48,000 पर मंथ। तो इनकी भी जो टोटल एवरेज इनकम है इस कंट्री की वो कितनी आ गई, वो आ गई 50,000, ठीक। अब मुझे बताइए, अगर इन दो कंट्रीज में से मैं आपको ऑप्शन दूं कि आप कौन सी कंट्री में रहना पसंद करेंगे, कौन सी कंट्री की जो सिटीजनशिप है, जो नागरिकता है, आप लेना चाहेंगे, तो आप कहेंगे कि अगर हमें वाई कंट्री में ई वाला पर्सन बनने का मौका मिले तो हम वाई को ही चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इस कंट्री में सबसे ज्यादा इनकम जो है वो किसकी है, ई की है वाई कंट्री में। क्यों? उसकी 48,000, बाकी की देखिए आप 500 ही है। तो आप कहेंगे कि हमें तो वाई कंट्री में ई वाला पर्सन ही बनना है। अगर मैं कहूं कि अब टॉस होगा और टॉस से डिसाइड होगा कि आपको कौन सी कंट्री मिलती है और कौन सा पर्सन बनने का मौका मिलेगा, तब आप कहेंगे कि नहीं, हमें तो अब एक्स कंट्री ही चाहिए, क्योंकि आप रिस्क थोड़ी लेंगे 500 में आने का, रिस्क नहीं लेंगे ना आप कहेंगे कि भले ही एक्स कंट्री में हमारे पास 48,000 नहीं होंगे लेकिन ये जो इनकम है, ये इनका जो डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा नहीं है, सॉरी, है ना, ऑलमोस्ट इक्वल है। तो आप कहेंगे कि आप एक्स कंट्री में जाना चाहेंगे। तो पर कैपिटा इनकम क्या कैसे निकाली हमने, जो टोटल इनकम थी 50,000, उसमें से नंबर ऑफ पीपल ए बी सी डी ई कितने हो गए 5, उससे इसको डिवाइड कर दिया 50,000 को एक्स कंट्री के लिए। तो एक्स कंट्री की पर कैपिटा इनकम आ गई 10,000। और अगर मैं बात करूं वाई कंट्री की, तो वाई की भी आएगी कितनी, 10,000, क्योंकि यहां पे भी नंबर ऑफ पीपल तो सेम ही है। अब आप सोचिए कि दोनों कंट्रीज में जो टोटल इनकम थी उसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन से जब डिवाइड किया तो दोनों की जो पर कैपिटा इनकम निकल के आई वो 10,000 ही आई है। लेकिन क्या एक्चुअल में यहां पे जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो 10,000 इक्वली कमा रहे हैं? नहीं, आप देखेंगे वाई कंट्री में तो कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो क्या पर कैपिटा इनकम एक सही स्केल है ये मेजर करने का कि वो कंट्री डेवलप है या नहीं है? ये अभी हम आगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। लेकिन आप बहुत हद तक समझ चुके होंगे इस एग्जांपल से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इनकम कंपैरिजंस माइट हैव लिमिटेशंस। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिए, ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि जब हम इनकम के बेस पे कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो इसमें कुछ लिमिटेशंस का हमें सामना करना पड़ता है। व्हाइल इनकम इज एन इंपॉर्टेंट मेजर, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट अदर क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
इस पे थोड़ा सोचिए। आप किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए जब तक आप उस पर सोचेंगे नहीं, खुद से बैठ के इमेजिन नहीं करेंगे, चीज़ों को रिलेट नहीं करेंगे, लिंक नहीं करेंगे, तब तक कि वो सब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है कि इनकम एक इंपॉर्टेंट मेजर तो है, लेकिन बावजूद इसके वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है कुछ क्रिटिकल एस्पेक्ट्स को जिंदगी के, लाइफ के। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंस अ कंट्री विथ हाई इनकम माइट हैव पुअर हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम। हो सकता है किसी कंट्री में इनकम तो हाई है, लेकिन वहां का जो लिटरेसी रेट है, एजुकेशन सिस्टम है, वो गड़बड़ाया हुआ, बच्चों को पढ़ना लिखना ही नहीं आता हो। इज इट पॉसिबल और नॉट? हो सकता है। हो सकता है कि हाई इनकम तो है, लेकिन वहां पुअर हेल्थ केयर है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता लोगों का, बहुत सारी बीमारियां हैं, अच्छे हेल्थ केयर नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन इनकम बहुत ज़्यादा है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ये कुछ क्रिटिकल एस्पेक्ट्स है ना लाइफ के। हम किसी भी रिसोर्स को कंज्यूम कब करेंगे एज अ कंज्यूमर? जब हम फिट होंगे, जब हम कंज्यूम करने लायक होंगे। कोई चीज़ की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में कितनी है कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा जब हम उस चीज़ को हमारी लाइफ से हटा के देखेंगे। पैसा इंपॉर्टेंट है, हटा दो, आप बचे, कुछ टाइम बच जाओगे थोड़ी देर के लिए। सांसें हटा दो, कितनी देर जिंदा रहोगे? पानी हटा दो, कितनी देर जिंदा रहोगे? जो टाइम बचता है आपके पास में, वो डिसाइड करता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। खाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पैसा? तो आप अभी, चूंकि अगर आप अभी भूखे हैं तो आपको पहले एनर्जी चाहिए, तो आप खाना चूज करेंगे। लेकिन आप प्यासे भी हैं और भूखे भी हैं, तब आप शायद पानी चूज करें। लेकिन आप बोल रहे हैं कि पानी भी है, फूड भी है और सांस भी है, तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट कीजिए। ऑब्वियसली आप सांस लेना, ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। पानी के बिना आप कितनी देर जिंदा रह सकते हैं, और सांसों के बिना? तो कुछ चीजें हैं जिन पे हमें सोचने की जरूरत है। अदर फैक्टर्स लाइक लिटरेसी रेट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या होता है कि जब एक बच्चा पैदा हुआ, बॉर्न बेबी, तो उसको डॉक्टर ने देखा और उसका चेकअप किया और कहा कि हमारी कंट्री का जो एटमॉस्फेयर है उसके बेसिस पे ये जो बच्चा है ये आने वाले 70 साल तक के जिएगा, 70 ईयर। इसको कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके। And public health facilities must also be considered for a holistic view of development। एक सही डेवलपमेंट का जो मेजरमेंट है वो कैसे आएगा कि हम ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे बात करें, इनके बेसिस पे हम मेजर करें कि हमारी कंट्री जो है वो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्री है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ग्लोबल कंपैरिजन। अब ग्लोबल कंपैरिजन मतलब द वर्ल्ड बैंक एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैटेगराइज कंट्रीज बेस्ड ऑन इनकम। वो कैसे? इन्होंने 3 ग्रुप बना दिए, हाई इनकम कंट्रीज वाला एक मिडिल इनकम वाला और एक लो इनकम कंट्रीज वाला। ठीक है, क्या कहते हैं? ये कहते हैं कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम अबाव 25,000 यूएस डॉलर्स। अगर 25,000 यूएस डॉलर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम है तो वो हाई इनकम कंट्रीज कहलाएगी। अभी जो लेटेस्ट हमारे पास में नंबर हैं उसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, 2019 के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो यही जो नंबर है ये हो गया है कितना यूएस डॉलर में। अगर हम बात करें, ऐसा ही कोई साइन है ना उसका, 49 अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, 49,200 यूएस डॉलर अगर है तो मान लिया जाएगा कि वो कंपनी जो है हाई इनकम कंट्रीज में आती है। और ये जो लो इनकम कंट्रीज की बात हो रही है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1045, ये हो गया है बढ़ के कितना यूएस डॉलर में, ये हो गया है 2000 ना, 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, ये हो गया है अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ 2500 यूएस डॉलर। ओके, तो हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो कौन से ग्रुप में आएगी? वो आएगी मिडिल इनकम कंट्रीज में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नंबर्स बेस्ड अपॉन 2019 हमारी जो इंडिया है कंट्री, उसकी अगर हम बात करें तो यूएस डॉलर में हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो आई है कुछ 7,000 अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, 6 या 500 ऐसा कुछ है,
आप कंफर्म कर लेना। तो हमने अपने आप को मिडिल इनकम कंट्रीज में रखा हुआ है, या हम आ जाएंगे इस आंकड़े के बेस पे। तो लिखा हुआ है। अब ये ग्लोबल कंपैरिजन भी आप समझ गए, ठीक है, किस तरह से इसको मेजर किया गया है ना, समझा गया है। अगेन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने इनकम के, हाई इनकम और लोअर इनकम के बेस पे ही ये जो है कैटेगराइज यहाँ पे किया हुआ है, राइट। ओके, आगे देखते हैं अदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं क्या है, कौन कौन से हैं। देखिए लिखा हुआ है बियॉन्ड इनकम फैक्टर्स सच एज हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो प्ले एन एसेंशियल रोल इन डिटरमाइनिंग हाउ डेवलप्ड अ कंट्री इज। बहुत सही बात है। मान लीजिए कि आपके पास में उतनी ही आपकी अर्निंग हो रही है जितने में आप अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर पा रहे हैं। मान लीजिए कि आपको एक बाइक परचेस करनी है, लेकिन बाइक परचेस करने के लिए आपके पास में पैसे नहीं है, आपके पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, दैट्स इट, कहीं अगर आपको जाना हो तो। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर जगह के लिए अवेलेबल है, मिनिमम प्राइस पे, जहां भी आप जाना चाहते हैं। अगर आपको यहां से घूमने के लिए जाना है, दूसरी सिटी जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रोड बहुत अच्छे बने हुए हैं, ट्रांसपोर्ट अच्छे हैं, फैसिलिटीज अच्छी हैं, गवर्नमेंट ने अच्छे से सब मैनेज कर रखा है। तब आप बताइए, ये भी तो अच्छी लाइफ है कि जहां भी जाना है, हो सकता है आपके पास में आज बाइक परचेस करने के लिए खुद के लिए अमाउंट नहीं है, लेकिन आपकी इनकम से आपका घर तो चल रहा है, और आपको कहीं जाना है तो उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके पास में है। हो सकता है कि आपके पास में इतना अमाउंट नहीं है कि आपको जो डिसीज हुई है, मान लीजिए कोई डिसीज हमारे फैमिली में किसी को हो गई, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आप बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं। लेकिन जो पब्लिक हॉस्पिटल है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, वहां पे आपका ट्रीटमेंट आसानी से हो जाता है, अच्छे से प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। बताइए अब आप। तो ये चीजें जो यहाँ पे दी हुई है, हेल्थ है, एजुकेशन है, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के पास में इतना अमाउंट नहीं है कि आपको एक बहुत बड़ी प्राइवेट स्कूल में आपका एडमिशन कराएं, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छी है, वहाँ आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से जा रहा है, सारे कंसेप्ट अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करके बताए जाते हैं, लैब अच्छी है ना, प्रॉपर आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस ली जाती है और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर बताइए, तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिस पे हमें बात करनी है, कर सकते हैं हम। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, है ना, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, तो ये भी बहुत एसेंशियल रोल प्ले करते हैं किसी कंट्री के डेवलप्ड होने के लिए, ठीक है। डेवलपमेंट कैन नॉट बी सीन solely through the lens of economic growth but must include improvements in overall human well-being। अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम सिर्फ इस पे बात नहीं कर सकते कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी अच्छी है किसी कंट्री की, हमें ये भी देखना पड़ेगा, जो चश्मा हम लगा के देखेंगे उसमें हमें ये भी दिखाई देना चाहिए कि वहां पे बाकी के जो ओवरऑल ह्यूमन वेलबींग के जो इम्प्रूवमेंट्स के चांसेस हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, बाकी के फैक्टर्स कैसे जो है वो वहाँ पे हैं, ठीक है। देखिए, हम एक ऐसे चैप्टर को समझ रहे हैं जिसका नाम डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट का मतलब होता है हर एस्पेक्ट में डेवलपमेंट की बात करना। हो सकता है एक बच्चे के लिए डेवलपमेंट का मतलब ये हो, हमारे घर में एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए वो 3rd 2nd क्लास में है, और उसको अच्छा कब लगेगा डेवलपमेंट, वो कब फील करेगा, भले उसको नहीं पता डेवलपमेंट का मतलब क्या है, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब क्या है, हमारी लाइफस्टाइल और बेटर हो जाना। तो उसकी लाइफस्टाइल बेटर कब होगी, जब उसके पास में एक आप उसको रिमोट कंट्रोल वाली बड़ी सी कार ला के दे दोगे, वो उसके लिए हो गया, उसका लाइफस्टाइल बेटर करने का, खुश रहेगा, वो हैप्पी रहेगा उससे, राइट। हमारे लिए हो सकता है कि एक घर में हमारे लिए एक बड़ी कार आ जाए तो हमारे जो चाचा हैं, जो पापा हैं, जो भैया हैं, वो खुश हो जाएंगे या हम खुश हो जाएंगे, तो वो हमारे लिए हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बेटर करने का तरीका हो गया। तो डेवलपमेंट सबके लिए अलग अलग होता है, हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, जब हम कंट्री के बेसिस पे बात करेंगे तो कुछ एस्पेक्ट्स पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है।
और यही अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको इकोनॉमिक्स को इंटरेस्टिंग बनाती है। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये बहुत डायनामिक है। यानी वो कहते हैं ना, एक डायलॉग है कॉमेडी मूवी का कि पल पल रेट बढ़ रहा है, वैसे पल पल बदल रहा है ना। कब तक ऐसा रहने वाला है कि ये जो नंबर्स हैं ये फिक्स रहेंगे? चेंजेस आते जाते हैं, आपको पता है। अभी हम बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, जीडीपी क्या होता है, एचटीआर क्या होता है, बहुत सारा, ऑल्दो आपने 9th में भी पढ़ा है इंट्रोडक्शन के फॉर्म में, राइट। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर डेवलप हो जाए, जिससे हम इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे जितने भी चैप्टर के नाम हैं, इनको बहुत अच्छे से, इन बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझ पाएं इकोनॉमिक्स की, राइट। और ये कब होगा? ये तब नहीं होगा जब आपको कोई चीज़ समझ में आ रही हो और उसके बाद में आप रिवीजन ना करें। आपके पास में टेक्स्ट बुक है, मेरी बात मानिए, आप टेक्स्ट बुक को पढ़िए। बुक को पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप बुक को पढ़ते हैं तो आप इमेजिन करते हैं, जब आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, लेकिन आप सेम टाइम पे इमेजिन नहीं कर सकते, आपको मेरी इमेजिनेशन के साथ रहना है, राइट। तो जब आप रिवीजन करेंगे, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, सेल्स बन रहे हैं आपके ब्रेन में, तो वो जो सेल्स हैं वो आपकी मेमोरी को, है ना, कौन है जो हमारी मेमोरी को जो स्टोर करके रखता है, आपने डीएनए के बारे में पढ़ा होगा, तो वो सेल्स बनाने पड़ेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बुक को खोल के पेज को देखना पड़ेगा, फिर आप उसको रीड करना है, जो आप रीड करेंगे वो आपको सुनाई देगा। हमारी सारी सेंसेस का यूज़ करके हमें हमारी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना है, रिविजन करना है अगेन एंड अगेन, ओके। वो चीज़ आपको बेटर करेगी, आपके रिजल्ट को, आपके परफॉर्मेंस को, राइट। बहुत अच्छा लगता है जब मैं पढ़ाता हूं और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं भी करें तो भी कमेंट कीजिए और हमें ये बताइए कि हम कहाँ पे गलत हैं, क्या हम सुधार कर सकते हैं, और इस वीडियो से आपको कितनी हेल्प मिली ये ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो शिक्षास्त्र.com पे अभी चले जाइए, वहाँ पे आप फ्री एक्सेस कर सकते हैं इन सारे नोट्स को। और एक बात ध्यान रखने वाली है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी भी मेहनत है और हम चाहते हैं आपके लव की, आपके सपोर्ट की हमें भी नीड है, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।